हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पाठ द्वितीय क्रियाएं का अंतिम भाग। द्वितीय क्रियाएं पाठ 6 उसका अंतिम भाग। द्वितीय क्रियाएं क्या होती है हम पढ़ चुके हैं कि वो वस्तुएं जिन्हें जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है उनका रूप परिवर्तन कर हम उसका मूल्य बढ़ा देते हैं, वो द्वितीय क्रिया में आती है। हमने इसमें विनिर्माण पढ़ा, निर्माण पढ़ा और प्रसंस्करण पढ़ा। हमने इसके अंदर परंपरागत उद्योग के बारे में, जर्मनी के रूहर क्षेत्र के बारे में पढ़ा जो रूर नदी के किनारे पर है, और उसके बारे में पता कि वर्तमान का परिदृश्य क्या है। अभी अंतिम में पढ़ा हमने कि वहाँ पर अब इस्पात कारखाने की जगह अपोलो कार का कारखाना है, विश्वविद्यालय ये है। आज हम पढ़ेंगे इसी में ही लौह इस्पात उद्योग। देखिए, लौह इस्पात उद्योग ये विश्व स्तर पर पढ़ रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा पहले ये उद्योग कैसा है। ये उद्योग है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग मैंने आपको बताया था कि आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदत्त करते हैं, कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। जैसे आप लौह इस्पात उद्योग से जो मशीनें होती हैं वो क्या करती है, दूसरे उद्योगों के लिए क्या करती है, कच्चे माल के रूप में होती है, या जो इस्पात होता है वो कच्चे माल के रूप में होता है। हमने बात किया जैसे वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें बनाता है, उन मशीनों से वस्त्र बनते हैं, तो ये एक कच्चा माल करता है, उपलब्ध कराता है, इसलिए आधारभूत उद्योग है। तो आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों के कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। इसको हम भारी उद्योग भी कहते हैं। भारी उद्योग इस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि ये जो उद्योग होता है इसका जो कच्चा माल भी जो होता है वो भी भारी होता है वजन में, और प्लस जो उत्पाद होता है वो दोनों भी भारी होता है। यानी एक तरीके से जो पूरे परिदृश्य की परिकल्पना कर जाए तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जो परिवहन के साधन होते हैं, एक तरीके से उत्पाद होता है वो भारी होता है, इसलिए इसको भारी उद्योग कहा जाता है। अब लोहा इस्पात बनता कैसे है ये देखिए आप। जहां से लोहा मिलता है, लोहा जो आपके उस लोहे को क्या कर देते हैं हम भट्टी के अंदर, जो भट्टी होती, ताप भट्टी होती है, उसमें कोयले और चूना पत्थर की उपस्थिति में गलाया जाता है। आप समझिए, भट्टी के अंदर होता है, उस भट्टी के अंदर जैसे यहाँ पर आग रहती है और इसके अंदर लोहे को करा जाता है, साथ में इसके मिलाता है कोक और प्लस चूना पत्थर। जब ये पिघलता है तो ये बनता है कच्चा लोहा। क्या बनता है? कच्चा लोहा। और इस कच्चे लोहे को पिग आयरन भी कहते हैं, पिग आयरन। इस पिग आयरन में यानी इस कच्चे लोहे में जो इसका अन्य कच्चा माल है मैग्नीज मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? मैग्नीज, और जिससे हमें मिलता है इस्पात। क्या मिलता है? इस्पात। तो ये इस्पात बनने की क्रियाविधि है कि किस प्रकार हम लोहे से इस्पात प्राप्त करते हैं, आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा जो इसकी स्थापना होती है, इस उद्योग की स्थापना होती है, लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना जो है वो ज्यादातर क्या मैंने बता दिया भारी उद्योग है, यानी इसका कच्चा माल भी भारी है। उस भारी उद्योग को अगर कच्चे माल को अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाएंगे तो परिवहन में पैसा लग जाएगा। इसलिए जो पहला जो इसकी खास बात होती है, ये उद्योगों की स्थापना होती है वो कच्चे माल के स्रोत के पास होती है। कच्चे माल के स्रोत के पास स्थापना होती है। आप यूँ समझ सकते हैं जैसे हमारे छोटा नागपुर पठार के पास में जो जैसे वहाँ पर बात करें भिलाई है, बोकारो है, आपका टिस्को है, आपका इसको है, ये जितने भी संयंत्र हैं, आपका जो राउरकेला है, ये सब कहाँ पर है? ये सब क्या है? कच्चे माल किसी स्रोत के पास में है, क्योंकि वहाँ पर आपको मैग्नीज चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, जो भी चाहिए तो वो उसके आसपास मिल जाएगा आपको। बाद में हम चर्चा करेंगे कि ये उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से मिलता है। तो पहला जो स्थापना हो रही है कच्चे माल स्रोत के पास में हो रही है। दूसरा होती है कि पतन के पास में, यानी बंदरगाह के पास में कर सकते हैं आप, बंदरगाह के पास में। बंदरगाह के पास में क्यों? क्योंकि बंदरगाह के पास में जब होता है तो वहां पर कच्चे माल को आराम से, जो आयात किया गया कच्चा माल है उसको आसानी से लाया जा सकता है। कच्चे माल के परिवहन में सुविधा। इस कच्चे माल के कारण ही जो विजयनगर कर्नाटक में है वो भारत का प्रथम बंदरगाह के पास स्थित लोहा इस्पात कारखाना है। विजयनगर कर्नाटक जो भारत का प्रथम बंदरगाह के पास स्थित लोह इस्पात कारखाना है, क्योंकि यहीं से क्या कर लिया जाता है, अन्य जो कच्चा माल है उसको परिवहन के साधनों के द्वारा वहां पर ले जाया जाता है। तीसरा कि आप कच्चे माल के साथ भी नहीं करें, बंदरगाह के पास भी नहीं करें। आजकल छोटे छोटे इस्पात कारखाने होते हैं जिसमें बड़ी मात्रा में लोहा नहीं चाहिए जाता,
वो सीधा ही क्या करते हैं, इस्पात को ले लेते हैं, यानी जो स्क्रैप होता है उस स्क्रैप को काम लेते हैं। यानी जो छोटे इस्पात कारखाने हैं, छोटे इस्पात कारखाने हैं, ये स्थित होते हैं बाजार के पास, क्योंकि कच्चा माल जो होता है ये प्राप्त करते हैं स्क्रैप के रूप में, यानी जो धातु होती है रद्दी धातु के रूप में, रद्दी धातु के रूप में। तो वहां से क्या करते हैं, ये आते हैं बाजार में आता है, उसको बनाते हैं और मशीनों के द्वारा बना देते हैं। तो ये उद्योग कहाँ स्थापित होते हैं, बाजार के पास। समझ रहे हैं आप, ना तो इसके लिए कच्चा माल कोई कोयला चाहिए ना कुछ चाहिए, बना बनाया रहता है। जो कच्चा लोहा होता है, जो स्क्रैप होता है, उसको मैग्नीज मिलाकर इस्पात इनको डायरेक्ट मिल जाता है और वहां से उनको मशीनों के द्वारा उनको बदल दिया जाता है। तो इस तरीके से आप समझेंगे कि इसकी स्थापना कहाँ होती है, कच्चे माल के स्रोत के पास में, बंदरगाह के पास में, छोटे इस्पात कारखानों के पास में। हम पढ़ रहे हैं लोहा इस्पात उद्योग, और वो भी विश्व के परिप्रेक्ष्य में। समझ रहे हैं आप। अब इसमें देखिए आप, हम अब विश्व में ही हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर मुख्यतः जो ये उद्योग विकसित हैं, और ये नक्शे में भी आ सकता है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। हम ये बात करें, ये इसका केंद्रीकरण कहाँ है, इस उद्योग का केंद्रीकरण कहाँ पर है। आपको उसका केंद्रीकरण मिलेगा जो आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोप है ना, उत्तरी, जैसे उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में और एशिया में, यहां पर केंद्रीकरण मिलेगा। जो विकसित क्षेत्र हैं, जो विकसित क्षेत्र हैं, वहां पर आपको इसका केंद्रीकरण मिलेगा। इसमें हर जगह आप देख रहे हैं विकसित क्षेत्रों में मिल रहा है, चाहे वो आपके जैसे अपन ने वाणिज्य अनाज कृषि करी, पशुधन करी, जब सब विकसित क्षेत्रों में हो रहा है। अब इसके अंदर हम भाग लेते हैं, जैसे यूएसए, अमेरिका में जैसे हमारे पास अरावली है, जो हमारे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जो हमारे राजस्थान में आती है, गुजरात में आती है, दिल्ली तक जाती है। वैसे ही यूएसए में है, वो है अपलेशियन श्रेणी, है ना। तो यूरेशिया में जो अपलेशियन प्रदेश है, वहां पर एक जगह है, उसका नाम है पिट्सबर्ग। क्या नाम है, पिट्सबर्ग, जिसको जंग का कटोरा भी कहते हैं, जंग का कटोरा भी कहा जाता है। ये यहाँ पर ज़्यादा उद्योग विकसित है। अब तो ये इतना मतलब वो नहीं है, कम हो गया है, लेकिन फिर भी इसको जंग का कटोरा कहा जाता है। दूसरा, जो महान झील क्षेत्र है, महान झील क्षेत्र है, महान झील क्षेत्र आप जानते हैं, अमेरिका में महान झील, अभी मैं नक्शे में बताऊंगा आपको मैं, वो अपनी है एज आपके सुपीरियर, आप यूं याद कर सकते हैं, SMHEO, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरी, इरी और ओंटेरियो। इसके पास में, इन झीलों के पास में कुछ जो लोहा इस्पात के क्या नाम है प्रदेश हैं, जैसे शिकागो है, जस्ट नीचे है, गेरी है, बफेलो है, शिकागो है, गेरी है, बफेलो है, इस नदी के नाम पर इरी है। ये सब क्या है, वहां पर आपको लोहा इस्पात के प्रदेश मिलेंगे। साथ में ही जो अटलांटिक प्रदेश है, अटलांटिक नदी महासागर के पास में, वहां पर आपको मिलेगा स्पेरोज पॉइंट। स्पेरोज पॉइंट, स्पेरोज का मतलब होता है चिड़िया, चिड़िया के पंजे के हिसाब से एक ऐसे बना हुआ आकृति बनी है, इसको स्पेरोज पॉइंट कहा जाता है। इसको अपन नक्शे में देखेंगे, एक बार आप समझिए। तो आप नक्शे में समझेंगे इसको कि मैंने बात कर रहा हूँ जैसे अपलेशियन प्रदेश पिट्सबर्ग में, तो आपका जो पिट्सबर्ग क्षेत्र आएगा वो यहाँ पर आएगा अपलेशियन का, तो यहाँ पर इस वाली बेल्ट में आ जाएगा। आपका महान झील क्षेत्र वो ये रहा, महान झील क्षेत्र कौन सा है आपका, लेक सुपीरियर, यहीं पर नीचे शिकागो है और यहीं पर गेरी है, शिकागो गेरी वाला क्षेत्र यहाँ पर आ जाएगा। साथ में आपको बफेलो भी यहाँ पर है, शिकागो गेरी, ये आपके शिकागो गेरी हो गया, यहाँ पर बफेलो गया। ये जो महान झील क्षेत्र की जो बेल्ट है यहाँ पर है। एक अपलेशियन के अंदर, अपलेशियन जो पर्वत है, अपलेशियन जो जा रहा है आपका यहाँ पर है। और साथ में स्पेरेज पॉइंट, अटलांटिक महासागर का जो ये तट है, यहाँ पर भी कुछ इसके आपके प्रदेश आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके 3 हो गए, अपलेशियन प्रदेश में, झील क्षेत्र में, और यहाँ पर। आप समझिए कच्चा माल कहाँ मिलेगा, पर्वतमाला के पास मिलेगा, झीलों के पास में आपको लोहा कोयला मिल सकता है अच्छा इस कारण, और अटलांटिक महासागर के पास में मिल जाएगा, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा उपयुक्त है। फिर बात करते हैं हम यूरोप में। यूरोप में हम लेते हैं कुछ, जैसे हमने लिया ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में है अब आपको ध्यान का अपन को याद करना है केवल देशों का नाम, क्योंकि ये तो आपको वहां पर मिल जाएंगे, बर्मिंघम, और साथ में आपको मिल जाएगा शेफील्ड।
ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ग्रेट ब्रिटेन में। जर्मनी, ये बहुत मोस्ट है, ये भी अच्छा आता है, इसको याद करना है आपको। जर्मनी के अंदर आपको तीनों है, वो है डुइसबर्ग, इसके अलावा आपका डोटरमुंड और एक है डुसेल्डॉर्फ। दूसरा क्या है? डुसेल्डॉर्फ। ये सब 3D में है, 3D यानी डुइसबर्ग, डोटरमुंड और डुसेल्डॉर्फ। जर्मनी के बाद में आपका यूक्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफी परीक्षाओं में आता है। दो ही क्षेत्र हैं इसके, किर्वोई रोग और दोनेत्स्क। किर्वोई रोग और दोनेत्स्क। इसके अलावा रूस में है मॉस्को और तुला। ये क्षेत्र आपके यूरोप के आ गए, ठीक है। उसी तरीके से हम एशिया में लेंगे। एशिया के अंदर आप देखिए, हम जो लेते हैं, जैसे हमने लिया जापान, तो जापान में आपको पता है 4 ही द्वीप है, होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशु है। तो होन्शु जो बड़ा द्वीप है उसी पर लगभग सभी हैं, उसमें आपके हैं नागासाकी, टोक्यो, योकोहामा, ये आपके जापान में है। नागासाकी, टोक्यो और योकोहामा। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं भारत में काफी एक श्रृंखला है, इसके बारे में हम पिछली किताब में पढ़ेंगे, अगली किताब में पढ़ेंगे। जमशेदपुर जो आपके कुल्टी है, छत्तीसगढ़ में है। जमशेदपुर, कुल्टी, दुर्गापुर कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। आपके राउरकेला है, भिलाई है, इसके अलावा बोकारो है और सलेम है। आप इसमें विशाखापत्तनम है और भद्रावती। इनमें से वो सभी आ गए जो कच्चे माल के पास में भी है, वो भी आ गए जो बाजार के पास पे भी और जो है बंदरगाह के पास में भी है। अब इसमें आप देखें, आप समझेंगे, जैसे आपको यूरोप के अंदर बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन कहाँ पर है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आप ये देखेंगे कि ये आपका यूरोप है, यहाँ यूरोप से अटलांटिक महासागर में ये आपका ग्रेट ब्रिटेन है। आप यहाँ पर कहीं पर भी आपके पास में आ जाए तो आप यहाँ पर शेफील्ड है या इस क्षेत्र को आप कर सकते हैं। साथ में आपको जर्मनी का बताया, तो जर्मनी हमारा यहाँ से पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस से टच होकर जर्मनी है। यहाँ पर आप डुसेल्डॉर्फ जो 3D है, डोटरमुंड है, और आपका इसके अंदर आप जो मतलब करना चाह रहे हैं डुइसबर्ग है, वो डोटरमुंड है, डुसेल्डॉर्फ वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में यूक्रेन आ गया, रूस आ गया। तो यूक्रेन तो काफ़ी चल रहा है, आप इसको समझिए। आप यूं चलेंगे, अगर नक्शे में देखेंगे, पुर्तगाल है, पुर्तगाल के बाद स्पेन चले, आप भूमध्य सागर के तट के पास चल रहे हैं, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड और फिर ये यूक्रेन है। यहाँ पर किर्वोई रोग और दोनेत्स्क एग्जाम में आ जाए तो कहीं भी पॉइंट करके आप कर सकते हैं, छोटा क्षेत्र है। रूस में आपका मॉस्को ये रहा और ये रहा तुला। तो मॉस्को और तुला ये आपका क्या आ जाएगा? रूस का भाग आ जाएगा। भारत के संदर्भ में बात करें, भारत के नक्शे में देख लेंगे अपन बाद में, लेकिन फिर बता दूं आपको मैं, जैसे जमशेदपुर है, यह आपके झारखंड में है, जिसको साक्षी भी कहा जाता था, अभी मैंने माफ़ी कीजिएगा, मैं छत्तीसगढ़ बता दिया था आपको। जमशेदपुर कहाँ पर है? मतलब झारखंड में है। 1907 के अंदर सांची नामक स्थान पर आपकी टिस्को की स्थापना हुई थी और टाटा जमशेदजी के नाम पर इनका जमशेदपुर पड़ा था। जमशेदपुर हो गया आपका। कुल्टी, और आपको जैसे इस नक्शे में आ जाए तो कुल्टी और बरनपुर कहाँ पर है? दुर्गापुर कहाँ पर है? आपके पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम आपका ये रहा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बोकारो आपको झारखंड में है। तो आप इसको विश्व के भारत के संदर्भ के नक्शे में आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये आपका लोहा इस्पात का उद्योग हो गया, इसको विश्व के संदर्भ में हो गया, जिसमें हमने पढ़ा ये आधारभूत उद्योग है, इसके बड़ा भारी उद्योग है, ये बनता कैसे लोहा इस्पात है ये पढ़ा हमने, और विश्व के संदर्भ में इसमें कहाँ पर ये है वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अंतिम जो देखा है वो है सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़ा उद्योग वो पढ़ लेते हैं हम। देखिए सूती जो कपड़ा उद्योग है, आपको पता है कि ये जो उद्योग है इसके लिए जो कच्चा माल होता है वो है कपास। और सबसे खास बात जो होती है इसके लिए वो होती है जलवायु। जलवायु कैसी होनी चाहिए? नम होनी चाहिए। जलवायु कैसी होनी चाहिए? नम।
क्योंकि जिस प्रकार हम धागे को बनाते हैं तो नम जलवायु में धागा टूटता नहीं है। इस कारण ये दोनों खास बात होनी चाहिए। इस कारण आपको समुद्र के पास में, जैसे अपना अहमदाबाद है, मुंबई को हम भारत का मैनचेस्टर कह देते हैं, अहमदाबाद को भी कहते हैं हम, कानपुर बाजार आधारित है, कोयम्बटूर है, हम ये बात करेंगे। तो सूती कपड़ा उद्योग है आपका। अब इसके अंदर देखिए आप, यहाँ पर क्या है कि पहले जो उद्योग थे आपको पता चरखे से होते थे, तो उनको कहते थे हथकरघा उद्योग, जो हाथ से होते थे। इसमें क्या होता था, श्रम भी अधिक लगता था, आपके जो मजदूर थे वो भी अधिक काम करते थे, साथ में जो मजदूर थे वो भी कोई ट्रेनिंग नहीं थी क्योंकि हाथ से काम करते थे, अर्धकुशल श्रमिक थे, मशीनों वाला काम नहीं था, और जो पूंजी जो निवेश था वो भी कम था, कम पूंजी लगती थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बिजली से जो हथ उद्योग लगने लगे, तो आपके पास लग गए बिजली करघा उद्योग। बिजली करघा उद्योग में क्या हुआ, यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा आपके। अब जब यंत्रों का यानी मशीनों का प्रयोग करेंगे आप, मशीनों का प्रयोग, तो श्रम क्या लगेगा, कम लगेगा, लेकिन पूंजी क्या होगी, अधिक होगी। अभी वर्तमान में हम इन उद्योगों में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तीसरा, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है, कारखाना उद्योग, जो बड़े स्तर पर है। इसमें क्या होता है, अधिक पूंजी होती है, मशीनें भी क्या होती है, अति वैज्ञानिक होती है, अच्छी वैज्ञानिक होती है। आपका पूंजी निवेश भी क्या होता है, अधिक होता है, पूंजी भी अधिक होती है, और प्लस जो आपके उत्पादन भी अधिक होता है। जैसे हम गांधी जी की बात करें, गांधी जी ने जो भी सूती कपड़े उद्योग की बात करी, वो हथकरघा उद्योग से बात करिए, ठीक है। उत्पादन कहाँ होता है, इसकी उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में जो 50% उत्पादन है, पूरे विश्व का जो 50% उत्पादन है वो भारत में, चीन में, आपका भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, देखिए आप एशियन कंट्री आ गई, उज्बेकिस्तान है, साथ में आप यूएसए को भी लीजिए, यूएसए आ गया आपका, और मिस्र आ गया, ये आपका अफ्रीकन कंट्री आ गई। यहां पर 50% सूती कपड़ा उत्पादित होता है। आपको ये समझना होगा कि सूती कपड़े के लिए खास बात होती है जलवायु की जलनम जलवायु। इसको हम भारत के संदर्भ में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप अकेला जैसे बात करें हम इसके अंदर कि आपका जो ग्रेट ब्रिटेन है और आपका जो जापान है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, यूरोप में बात करें, ग्रेट ब्रिटेन है या फिर जापान है, हाँ, जो यूरोपियन जो कंट्री है, वो आयात किए गए कपास पर आयात किए गए जो धागा होता है उससे सूती कपड़े बनाती है। सीधा ही ये धागे से सूती कपड़े बनाती है, आयात किए गए धागे, क्योंकि यहां पर क्या है, कच्चा माल नहीं, कपास नहीं। तो ये क्या करती है, ग्रेट ब्रिटेन और जापान, क्योंकि कच्चा जो कपास होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है, इस कारण क्या कर लेते हैं, इसको आयात जो किए गए धागा है, सीधा धागा करते हैं, उसको मशीनों से सूती कपड़े बना लिए जाते हैं। और जो विश्व का अकेला विश्व जो है, जो यूरोप है, वो ये यूरोपियन जो कंट्री है आपकी, इसमें आप उत्तरी पश्चिम यूरोप भी कह सकते हैं, ये विश्व का 50% यानी आधे से ज्यादा धागा यानी कपास आयात करता है। इसके अलावा इसमें जैसे हम बात करें जर्मनी में सेकंड जो वर्ल्ड वॉर था और उसके बाद में ये काफ़ी प्रोग्रेस किया, इसने क्या किया, सूती वस्त्र में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके और 70 के दशक तक। लेकिन अब क्या इसका चल रहा है, डाउनफॉल चल रहा है, अब ये कम हो रहा है, अब इसके कम विकास हो रहा है, क्योंकि हम सूती कपड़ों से क्योंकि सबसे मेन रीजन ये है कि सूती वस्त्र जो है, सूती वस्त्र को प्रतिस्पर्धा किससे कर रही है, कृत्रिम धागे से करनी पड़ रही है, जो आपके हम बात कर सकते हैं कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। जैसे अपन बात करें रेयॉन, बात करें नायलॉन, बात करें, तो आजकल लोग ये वस्त्र पहन रहे हैं, इसी कारण सूती कपड़ा कम आ रहा है। इसलिए जो जर्मनी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से 70 के दशक तक आगे करा था, प्रोग्रेस करा था, उसमें भी कमी आ गई है ना। तो हम और इस पर बात करें हम कि जो कम विकसित देश हैं, अब ये उद्योग कहाँ स्थानांतरित हो गया है, ये विकसित से यानी उत्तरी पश्चिम यूरोप से, जर्मनी से अब कहाँ विकसित हो रहा है, कहाँ स्थानांतरित हो रहा है, कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो रहा है। कम विकसित देशों में इस उद्योग का स्थानांतरण हो रहा है। कोई पूछे क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर कम श्रम लागत है, यानी वहां पैसा, मजदूर जो होते हैं सस्ते दाम पर मिल जाते हैं, कम श्रम लागत होने के कारण वहां पर
अच्छा मिल रहा है, वहाँ पर ये जो उद्योग है शिफ्ट हो रहा है, जो यूरोपियन कंट्री से था वो इधर शिफ्ट हो रहा है। वैसे तो आपको पता हो, जब हथकरघा उद्योग था तो ये भारत का ही था, भारत में ही था, भारत का कहा जाता है कि ये हमारे अतीत का गौरव कहा गया है सूती वस्त्र उद्योग को। तो ये वहाँ से मशीनों के कारण वापस यूरोपियन कंट्री में आया था, लेकिन श्रम लागत अधिक होने के कारण वापस इधर शिफ्ट हो रहा है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, वैसे पढ़ेंगे हम, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर जो मुंबई है इसको अपन भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर ब्रिटेन की एक जगह है जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी विकसित हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं, मुंबई को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। इसमें अहमदाबाद है, इसको भी हम पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कह देते हैं। आपके उत्तरी भारत का मैनचेस्टर है कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। कौन सा है? कोयम्बटूर, है ना, तमिलनाडु में कोयम्बटूर। ये हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। तो आपका सूती कपड़ा उद्योग हो गया, कच्चा माल है कपास, जलवायु नम होनी चाहिए, हथकरघा उद्योग था, बिजली था, कारखाना उद्योग था, उत्पादन भारत, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। कच्चा माल कपास है, ये ध्यान रखना है आपको। जलवायु नम होनी चाहिए, साथ में जो श्रम भी होना चाहिए, मजदूर भी होने चाहिए, वो हमको सस्ते दाम पर मिलने चाहिए, तब हम इस उद्योग में आगे बढ़ सकते हैं। अब आपके द्वितीयक क्रियाओं में हमने, अगर हम बात करें तो हमने आपके द्वितीयक बड़े उद्योगों की विशेषता पढ़ ली, विशिष्टीकरण पढ़ लिया, फिर हमने उद्योगों के प्रकार पढ़े, कच्चे माल के आधार पर पढ़े, आकार के आधार पर पढ़े, हमने इसके अलावा उत्पादन आधारित उद्योग पढ़ा, हमने इसके अलावा आपके उपभोक्ता आधारित उद्योग पढ़ लिया, हमने परंपरागत उद्योग पढ़ लिए जिसमें जर्मनी का रोहट क्षेत्र था, लोहा इस्पात पढ़ा और सूती कपड़ा पढ़ा। तो इस पार्ट के अंत में हम जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, द्वितीयक जो हमारा चैप्टर चल रहा है, द्वितीयक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं। इसमें जो लास्ट जो अंतिम टॉपिक है वो है आपका उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की संकल्पना। इसमें क्या है ये आप समझिए, ये जैसे नाम से ही आपको पता पड़ रहा है, उच्च प्रौद्योगिकी यानी हाई टेक्निकली, जो हाई है जिसमें अच्छी उच्च तकनीक है, तकनीक की बात कर सकते हैं हम, यानी उच्च तकनीक वाले। अब ये क्या है, अगर आप इसको नाम से स्पष्ट होंगे, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो नाम से पता लग जाते हैं। आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ये ऐसे उद्योग हैं, जैसे आप बात करें, पहले हम हाथ से कपड़े धोते थे, आजकल मशीन है। मोबाइल में पहले आपने देखा होगा कीपैड वाला मोबाइल होता था, आज एंड्रॉयड मोबाइल है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज है, ये चीज़ें हैं। तो तकनीक ने हमको चारों ओर से घेर लिया है। तो ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर आप कल्पना करें या देखें कि जहाँ पर आपको कारखानों से निकला धुआं नहीं मिले, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं मिले, तो मशीनों में काम करने वाले मजदूर नहीं मिले, और वहाँ पर आपको मिलता है बड़े कंप्यूटर यानी स्वचालित यंत्र मिलते हैं, या फिर आपको कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग मिलते हैं। तो वो आपका आएगा हाई टेक्निकल यानी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। यहाँ पर क्या होता है, अगर कुछ टॉपिक से बात करें, यहाँ पर उन्नत वैज्ञानिक तकनीक होती है, उन्नत वैज्ञानिक तकनीक मिलेगी आपको। साथ में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जो भी उत्पाद होंगे वो कैसे होंगे, इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होंगे, इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होंगे। यहाँ पर आपको जो वातावरण मिलेगा, जो विशेषता मिलेगी, आप विशेषता की बात करें तो वो कैसा मिलेगा, यहाँ पर आपको कोई भंडार गृह या कारखाने नहीं मिलेंगे, यहाँ कारखाने आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे आपको बिखरे हुए कार्यालय या फिर प्रयोगशालाएं। बिखरे हुए कार्यालय का मतलब जहाँ पर कंप्यूटर में काम चल रहा है, लैपटॉप पर काम चलता रहता है, ऐसे कार्यालय, और या फिर आपके इसमें आ जाएगी प्रयोगशालाएं। ये सब किसके एक विशेषता है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की विशेषता है। खासकर इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर आपको क्या होगा, यंत्र मानव यानी रोबोट मिलेंगे आपको कंप्यूटर जो डिज़ाइन होती है यानी कंप्यूटर मिलेंगे आपको, जो डिज़ाइन वर्क होता है वो मिलेगा आपको, कंप्यूटर डिज़ाइन है। इस तरीके से आपको कई प्रकार के कार्य मिलेंगे, यानी उच्च प्रौद्योगिकी। और एक और चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा आपको मैं, यहाँ पर क्या होगा कि आपको सफ़ेद कॉलर श्रमिक जो होते हैं वो जो क्या करते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हैं, बौद्धिक क्षमता का, यानी आपको कंप्यूटर पे काम करते हुए लोग, यानी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वैसे लोग मिलेंगे कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। आपको जो यहाँ जो आपको द्वितीयक व्यवसाय में जो मिलते हैं, हम द्वितीयक व्यवसाय पढ़ रहे हैं, तो द्वितीयक व्यवसाय में जो नीले कॉलर वाले व्यवसायी हैं, नीले कॉलर व्यवसायी
जो क्या होते हैं, अच्छी उच्च विशेषता होती है उनके पास में। हम बात करें दक्ष होते हैं थोड़े से, और उच्च दक्ष व विशिष्टता लिए हुए जो मशीनों पर काम करते हैं, जो मशीनों पर काम करते हैं, वो लोग आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, मशीनों पर काम करने वाले। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है आपके, कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना हम क्या कहते हैं, कि ऐसे उद्योग जहां पर आपको उन्नत वैज्ञानिक तकनीक, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, यानी आपको भारी पूंजी निवेश है ना, आपको मिलता है, तथा वहाँ पर भंडार गृह, कारखानों की जगह बिखरे कार्यालय और प्रयोगशालाएं मिलती है। तो ऐसे उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहते हैं। यहाँ पर आपको यंत्र मानव कंप्यूटर डिजाइन मिलता है, और सफ़ेद कॉलर श्रमिक होते हैं वो नीले कॉलर व्यवसायों की तुलना में ज़्यादा होते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पर मशीनों पर काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको कंप्यूटर पर बैठे हुए लोग वो मिलेंगे, जिनको हम सफ़ेद कॉलर व्यवसाय कहते हैं। नीले वाले वो कहते हैं जो मशीनों में यानी कारखानों में जो काम करते हैं, टेक्निकल जो वर्क है वो काम करते होंगे। तो इसकी साधारण सी परिभाषा क्या बनती है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना की, कि ऐसे उद्योग जहां पर उच्च वैज्ञानिक तकनीक आपके साथ में क्या सकता है, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कंप्यूटरीकृत उत्पाद, आपके पास यंत्र मानव कंप्यूटर डिजाइन, ऐसे कार्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको बिखरे हुए कार्यालय एवं प्रयोगशालाओं की विशेषता पाई जाती है। ऐसे उद्योगों को हम उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहते हैं। यहाँ पर सफेद कॉलर श्रमिक नीले कॉलर श्रमिक की तुलना में ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से अब इसमें एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं आपके आएगा इसके अंदर कि प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं। प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं? प्रौद्योगिकी ध्रुव का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपको ऐसे उद्योग मिले, वहीं पर उस सेंट्रलाइज में ऐसे उत्पाद मिले जो उच्च विशिष्टता व आत्मनिर्भरता लिए हों, तो उस पॉइंट को यानी उस स्थान को हम प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। यानी प्रौद्योगिकी ध्रुव के अंदर कहते हैं वे उच्च प्रौद्योगिकी, हम कहेंगे इसमें कि वे उद्योग जो उच्च विशिष्टता और आत्मनिर्भरता लिए हों। उच्च विशिष्टता आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि ऐसे उद्योगों के अंदर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो होते हैं, कंप्यूटरीकृत उद्योग होते हैं, जो कंप्यूटरीकृत उद्योग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और इस तरीके से जो उद्योग होते हैं वो प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम भारत की बात करें, और भारत में बात करें कि प्रौद्योगिकी ध्रुव कहाँ है, तो बेंगलोर के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, उसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। भारत की क्या कहते हैं उसको, सिलिकॉन वैली भी कहते हैं हम। तो ये क्या है, उच्च प्रौद्योगिकी ध्रुव है। तो प्रौद्योगिकी ध्रुव का मतलब क्या होगा कि वह स्थान या वह क्षेत्र जहाँ पर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग वाले क्षेत्रों उद्योगों की बहुतायत होती है, ऐसे उद्योग जो आत्मनिर्भरता विशिष्टता लिए होते हैं, कंप्यूटरीकृत होते हैं, ऐसे क्षेत्र को हम प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। समझ रहे हैं आप? देखो उसको आप कल्पना कीजिए कि प्रौद्योगिकी, ये उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का मतलब क्या हो गया कि आप सीधी सी बात है, आज अगर एंड्रॉयड फ़ोन ले रहे हैं तो वो भी इसमें आएगा। अगर आप मशीन की जगह आप वॉशिंग मशीन से हाथ धो रहे हैं, मतलब कपड़े धो रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, आपका फ़ोन बात कर रहे हैं किसी से, सब इसमें आ जाएगा। पूरी टेक्निकल चीज़ है, इसमें आ जाएगी। आप इसमें मशीनें नहीं देख पाएंगे, आप इसमें कारखानों से निकला हुआ धुआं नहीं देख पाएंगे। इस तरीके से आप समझिए। अगर हम इसको विश्व के परिप्रेक्ष्य में समझें तो सैन फ्रांसिस्को के पास में आपको मिलेंगे, यहाँ पर सिलिकॉन वैली है, और साथ में एक नगर है सिएटल के पास में आपको सिलिकॉन वन मिलेंगे। आपको सिलिकॉन वन का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको ऐसे इस तरीके से आपको चारों तरफ बड़े बड़े हम कह सकते हैं ऑफिस मिलेंगे। एक ऐसा माहौल मिलेगा कि बड़े बड़े ऑफिस हैं जिसमें लोग काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, केवल कंप्यूटर के काम कर रहे हैं, इस तरीके से आपको मिलेंगे। तो एक बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े ऐसी बिल्डिंग्स खड़ी रहेगी जहाँ पर जो कार्यालय होंगे तो वो यहाँ पर मिलेंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि जिसको वही एक वन हो, एक पूरा क्षेत्र हो, इसलिए इसको हम सिएटल को सिलिकॉन वन भी कहते हैं। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली भी है। इसमें आप यूँ समझिए एक तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जैसे पार्क होता है तो एक बिजनेस पार्क बना होता है। बिजनेस पार्क में क्या होता है कि चारों ओर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर ऑफिस या कार्यालय, यहाँ पर कार्यालय बने होते हैं। लोग इसमें सुबह शाम काम करते हैं, कुछ मॉर्निंग शिफ्ट में काम करते हैं, कुछ दोपहर में करते हैं, कुछ रात में, यानी 24 घंटे काम चलता रहता है। और सारा जो काम होता है वो सफ़ेद कॉलर श्रमिकों के द्वारा होता है जो बौद्धिक क्षमता का काम इसमें करते हैं। और यहाँ पर आप बात करेंगे सैन फ्रांसिस्को में, इसको उदाहरण देंगे
आप उच्च प्रौद्योगिकी का तो सिलिकॉन 1 है, और सिएटल में इसको सिलिकॉन 1 कहते हैं, और इसको सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली कहते हैं, और भारत के अंदर बेंगलोर क्या है, सिलिकॉन वैली है, बेंगलोर। तो ये चैप्टर आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हमने द्वितीयक क्रियाएं पढ़ी हैं, जहाँ पर हमने बताया है कि जो प्राथमिक जो उत्पाद होता है उसका हम रूप परिवर्तन करें, यानी उसमें कुछ मूल्य ऐड कर देते हैं, हम रूप परिवर्तन का उसका मूल्य बढ़ा देते हैं, तो उसे हम द्वितीयक क्रिया कहते हैं। इसमें निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण है। इसके अलावा बताया कि उच्च जो आपके जो बड़े भारी उद्योग होते हैं, विशिष्टता लिए होते हैं विनिर्माण उद्योग, जो हमने बात करा, इसमें विशिष्टीकरण का गुण पाया जाता है। इसके अंदर आप इसके अंदर श्रम का जो है वो भी गुण पाया जाता है कि विशिष्टीकरण की अलग चीज़ रहती है इसके अंदर। इसके अलावा हमने उस उद्योगों के प्रकार पढ़े, जो आकार के आधार पढ़े, कच्चे माल के आधार पढ़े, हमने परंपरागत उद्योग पढ़े, जिसमें हमने जर्मनी का रूहर क्षेत्र पढ़ा जो रूर नदी के किनारे पर है, हमने लोहा इस्पात उद्योग पढ़ा, सूती कपड़ा उद्योग पढ़ा, और अंत में हमने पढ़ा उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना की परिभाषा आएगी, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। और साथ में प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या होता है, तो आपको लिखना है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर उच्च विशिष्टता और आत्मनिर्भरता वाले उद्योग होते हैं, कंप्यूटरगत उद्योग होते हैं, उनका एक क्षेत्र होता है, संकुल बना हुआ होता है, उसको हम प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसको वीडियो को देखें, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ हमको मिलते हैं, चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे हम। तो आप इसको पढ़िए, और साथ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।